बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? आपके माइक बंद है, लिख के बता दें। शोर बहुत करते हैं आप सब लोग। असल में मसला ये है कि जी दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि जो मंजन है जी, जो बिकता है तभी क्योंकि उसकी डिमांड है। जहाँ पे लालची होते हैं वहाँ पे फ्राडिये भूखे नहीं मरते। कि लोग लालच में आते हैं कि जी ये हमें रातों रात अमीर बनने का कोई ना कोई नुस्खा देंगे। उस नुस्खा लेने के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया करते हैं। एक रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि एजुकेशन जो है ना पाकिस्तान में बहुत कमी है। एजुकेशन हमें मतलब कि मैं कहता हूँ यार, पढ़े लिखे लोग जो है ना, जिन्होंने मास्टर्स डिग्रियां की हुई हैं, उनको भी बेसिक टर्मिनोलॉजी का नहीं पता। क्या वजह कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नॉलेज दिया ही नहीं जाता। कि जो रट्टा सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम, उसी में टीचर अपने पीछे लगाए रखते हैं कि उनकी तारीफें करते रहें और उसी के बेस पे आपको नंबर मिलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये बिग रीज़न है जी लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। एक तो लालच के चक्कर में हम बेवकूफ़ बनते हैं, दूसरा कि हम एजुकेट नहीं है इतने। बेसिक लेवल की चीज़ें जो है ना, अभी तक हमें वही डिफरेंशिएट नहीं करनी आती। मार्केट में जितने बड़े बड़े हैं आके फैक्ट फिगर दिखाते हैं आपको। ये क्या बात करते हैं आके, ये आपको दिखाते हैं कि ये मेरा इतना रेवेन्यू है। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है, मिसाल के तौर पे आप ऑफलाइन बिजनेस को ले लें, ऑनलाइन को छोड़ें। कोई भी बिजनेस है, मिसाल के तौर पे रेवेन्यू, आपने जितनी सेल की, सेल को रेवेन्यू कहते हैं। आपने मिसाल के तौर पे सेल कर दी जी, मंथली 10 करोड़ रुपए की सेल कर दी। अब 10 करोड़ की सेल, जारी बात है आपने कोई प्रोडक्ट भी तो बेचा, प्रोडक्ट किसी से लिया भी तो था। अब 10 करोड़ की सेल पे अगर आपने 9.5 करोड़ का प्रोडक्ट ले लिया और 50 लाख रुपया समझ लें आपको बचा, तो आपकी बचत 50 लाख है, तो आप 50 लाख की बात करेंगे, मैंने 50 लाख रुपया अर्न किया। ना कि आप ये शो करवाएं लोगों को कि मैंने महीने का 10 लाख रुपया मेरा रेवेन्यू है। अब लोगों को रेवेन्यू की समझ नहीं है कि रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू है, सेल है। कि आप सेल क्यों बता रहे हो? आप प्रॉफिट बताओ ना आगे के जी, मेरे एक्सपेंसेस निकाल के मेरा प्रॉफिट इतना बचा है। जब आप प्रॉफिट बताओगे, लोगों को एक्यूरेट चीज मिले, पता चले। मैंने बहुत सारे देखे हैं यूट्यूबर, और ये जितने भी हैं, मैं कहता हूँ यूट्यूबर, हम अब इस टाइम ये आ गया है कि हम लोग जो फ्रीलांसर है ना, सही मायनों में पूछे तो हम लोग एक्टर बन गए हुए हैं। कि जितने भी बड़े बड़े फ्रीलांसर हैं उनको देखें, वो एक एक मिनट की वीडियोस बना रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, और आके हम लोग जो है ना सिर्फ व्यूज, और उसके बाद चाहे कोई कमाए या ना कमाए। रेहान अल्लाह वाला साहब लास्ट टाइम बात कर रहे थे, तो बात मेरी हो रही थी कि जी हमारी वीडियो, मेरी वीडियो देखें यूट्यूब पे, जितनी वीडियो पड़ी आपको कोई वीडियो 40-50 मिनट या घंटे से कम नहीं मिलेगी। यूट्यूब का जो अल्गोरिथम है, ये हमारी वीडियो को रैंक नहीं करता बिल्कुल। क्योंकि यूट्यूब पे वो वीडियो रैंक होती है जो मैक्सिमम वॉच होती है, पूरी कंप्लीट होती है। जैसे 5 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट की है, 4 मिनट की है। लेकिन ये छोटी वीडियोस जो होती हैं, इनमें लर्निंग जो है, या तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरे कोर्स को डिजाइन किया जाए बड़ी मेहनत के साथ, फिर जाके वो कोर्सेज रैंक होते हैं। या फिर दूसरी, जैसे मैं आपके साथ क्लास लेता हूँ, मैं कोई प्रॉपर मतलब कि मैं कोर्स कोई यूट्यूब के लिए नहीं डिजाइन करता। कि मैं अगर चाहूँ तो मैं यूट्यूब के लिए बना सकता हूँ ये, बट दैट इज नॉट माई मोटिव कि मैंने यूट्यूब के ऊपर वो कोर्स बना के रख देना है और वहाँ पे लोग देखें। तो उससे आपकी वो लर्निंग नहीं होती। जैसे आप लोग लाइव बैठे हुए हैं, आप लोग जो भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं। तो रेहान अल्लाह वाला साहब से बात हुई कि इस तरह जो है जो रैंकिंग का मैकेनिज्म है, जो मतलब वो तो सबको पता है। तो उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी, उनके चैनल पे पड़ी होगी, कि अगर आपने कुछ सिखाना है तो उसके लिए 5 मिनट में या 2 मिनट की वीडियो में या 1 मिनट की वीडियो में नहीं सिखाया जा सकता। उसके लिए घंटों लगते हैं सिखाने पे। अगर वाकई आप किसी को सिखाना चाहते हैं तो उससे आपको ना रैंकिंग मिलेगी, ना इनकम जनरेट होगी। लोग समझते हैं कि ये जी यूट्यूब के लिए कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। बहुत सारी, हर किसी की जो थिंकिंग है, हर बंदा अपने लिहाज से सोचता है। तो यूट्यूबर जो है, यूट्यूब की वीडियो इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 चैनल जो यूट्यूब है वो है डक्की बाई का। की वजह क्या है? कि सारा, एक तो वीडियो इस तरह की वो मतलब कि बनाते हैं छोटी, और दूसरा जो भी है फन गांद मान जो भी है मुंह में आया बोल दिया। तो जिन्होंने पैसे अर्न करने हैं उनका कंटेंट और होता है। लर्निंग का कंटेंट जो है, इसको रैंक करना इट्स डिफिकल्ट जॉब। और फिर लंबा कंटेंट, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि रैंक होगा, तो पूरी वीडियो किसी ने देखनी ही नहीं है, कोई बंदा जो आएगा स्टार्ट करना। तो ये आप लोगों की सहूलत के लिए यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो डाली जाती है कि जो लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, आप रिपीट कर लें वहां पे जाके, कि दोबारा वहां पे जाके आप देख लें। और प्रॉपर वे में जो
यूट्यूब का चैनल चलाना होता है, उसकी तो आपसे बात होगी इंशाल्लाह डिटेल में कि किस तरह से यूट्यूब की एसईओ करनी होती है, किस तरह रैंक करना होता है, वो आपको सारा मैकेनिज्म समझाएंगे। अपने क्लाइंट के लिए भी काम करना होता है, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट का चैनल रैंक करना है, या आप खुद यूट्यूब करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए भी उसमें बेनिफिट होगा। ठीक है जी, बात कहीं और दूर निकल गई है, तो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं जी। एसईओ की बात करनी थी आज हमने, लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन करना था सब ने ज्वाइन कर लिया है, तो वापस आते हैं जी एसईओ पे। लास्ट टाइम बात हुई थी जी, तीन तरह की एसईओ होती हैं, तीन टाइप्स होती हैं एसईओ की, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज जी टेक्निकल एसईओ से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम ऑन पेज एसईओ देखेंगे, और एंड पे हम ऑफ पेज एसईओ या लिंक बिल्डिंग जो है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले टेक्निकल एसईओ की अगर बात करते हैं, तो जैसे ही हम वेबसाइट बनाते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने नोट करनी होती हैं। वेबसाइट बन गई, बनने के बाद क्या चीज़ें आपने नोट करनी है। सबसे पहले आपने अपने पेज को चेक करना होता है, पेज की स्पीड और मोबाइल फ्रेंडली पेज हैं या नहीं है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो इसकी बात करते हैं कि ये कैसे चेक करते हैं। आज 1 2 3 टूल भी आपके साथ शेयर करूंगा जिनके साथ आप चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सर्विस भी आप सेल कर सकते हैं फाइवर अपवर्क पे, कि आपकी वेबसाइट का एनालिसिस मैं फ्री आपको कर दूंगा, $5 $10 में ये सर्विस सेल कर सकते हैं। तो साथ साथ आप लोग जो भी अभी जी क्लास पढ़ रहे हैं, साथ साथ सब लोग फाइवर अपवर्क पे अपने अकाउंट बना दें, और जो जो आपकी स्किल्स हैं रेलिवेंट, उनके रेलिवेंट गिग्स देखें और गिग्स लगानी शुरू करें, और उसका मैकेनिज्म भी साथ समझें। हमारे क्लास तो इंशाल्लाह होगी डिटेल में, फाइवर और अपवर्क पे आपको अकाउंट बनाना भी सिखाया जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप लोग बना सकते हैं खुद भी। और जहाँ पे समझना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप गूगल करना सीखें, यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू करें, जो भी काम आपने करना हो गूगल करें, हर काम आपको मिल जाता है। तो अपने आप को अपग्रेड हर वक्त करते रहें, साथ साथ ब्रेक नहीं लगनी चाहिए जी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, ये एक वेबसाइट है twinslondon.co.uk के जी नाम से सर ये होगी। वेबसाइट है जी। ये एक जी नई वेबसाइट है जी, अभी हमने रिसेंटली बनाई है एक क्लाइंट के लिए, ये एक लंदन का क्लाइंट है। तो इसकी वेबसाइट को चेक करते हैं जी। ये वेबसाइट के जी कुछ पेजेस बने हुए हैं ऑलरेडी, अबाउट अस, शॉप, कॉन्टैक्ट अस, और ये इसका जी होम पेज है। कोई सेटिंग इसकी रहती है करने वाली, तो डेवलपर अभी इस पे काम कर रहा है जी। ये ई कॉमर्स की साइट है, और इसके जी आज हम टूल डिस्कस करेंगे। तो इसके बैक एंड पे मैं जाता हूँ बाद में। पहले सबसे पहले मैंने पेज स्पीड की बात की कि टेक्निकल एसईओ में आपने जो आपकी पेज स्पीड है वो चेक करनी होती है। तो उसके लिए जी ये एक वेबसाइट है, pagespeed.web.dev, इसका मैं लिंक आपको सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने जी रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, यहाँ पे आप लिंक डालेंगे। ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जी, अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ये लिंक आपको भेज दिया मैंने। तो यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे आपने वेबसाइट का एड्रेस डालना है, और यहाँ पे एनालिसिस पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको विद इन फ्यू मिनट जी आपको वेबसाइट का एनालिसिस करके तो एक रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये जी 1 मिनट वेट करते हैं जी, इसका रिजल्ट आ जाता है वेबसाइट का। तो ये इसके यहाँ पे देखें जी, ये मोबाइल का रिजल्ट है, और ये इसके साथ डेस्कटॉप का रिजल्ट है। तो मोबाइल के रिजल्ट को हम अगर देखें, अच्छा जी ये देख लेते हैं मोबाइल को। मोबाइल के ऊपर जी इसकी हमारे पास रिजल्ट आ गए इसके एसईओ के, उसके बाद इसकी बेस्ट प्रैक्टिस, एक्सेसिबिलिटी और परफॉर्मेंस का। ये यहाँ पे जी आ रहा है हमारे पास जो डायग्नोज रिपोर्ट आई है, इसमें जी कुछ हमारे पास ये रिजल्ट आ गए हैं जी। परफॉर्मेंस है, एक्सेसिबिलिटी है, बेस्ट प्रैक्टिस है, और एसईओ है जी। तो इसमें डिटेल में आप जाएंगे ये सारा पेज का, उसके बाद ये जो इश्यूज हैं यहाँ पे आपको ये सारा डिटेल में अगर जाएंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा, आप उसको रीड करेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं। तो इस वक्त ये वेबसाइट समझ लें कि इसमें कोई मेजर इशू नहीं है,
और स्पीड परफॉर्मेंस इसकी ठीक है जी। ये मोबाइल की है। उसके बाद ये डेस्कटॉप की है। डेस्कटॉप की 98, 65, उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस 100, 91 एसईओ। तो इट्स अ गुड रिजल्ट। तो इसमें कोई इश्यूज नहीं है मेजर। अगर छोटे मोटे इश्यूज होंगे, कुछ डेवलपर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हम टेक्निकल एसईओ कर रहे हैं, तो आपका मकसद होता है मेन आप चेक कर लें, और डेवलपर से जिसने आपने जिससे वेबसाइट बनवाई है उसको आप बता सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, इन पे भी हमारी बात होगी, ये किस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है, और ये आप डेवलपर को कह के ठीक करवा सकते हैं, ताकि आपकी एसईओ जो है जी बेस्ट प्रैक्टिस हो। तो ये एक टूल जी मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया है, यहाँ से हम चेक करते हैं। दूसरा लिंक जो है जी वो ये है जी, सर्च गूगल का मोबाइल फ्रेंडली चेक करने के लिए। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे वेबसाइट कर देंगे, लिंक पेस्ट कर देंगे। ये भी मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ जी, ये लिंक आपको भेज दिया। तो इसमें भी आपने मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करना होता है। लिंक पेस्ट कर दिया और टेस्ट यूआरएल कर देंगे, तो ये कुछ देर में आपको रिजल्ट दे देगा। इज दैट मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट? कुछ वेबसाइट होती हैं जैसे फ़ॉन्ट का साइज नहीं सही होता, कुछ इश्यूज होते हैं, तो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती। तो आजकल मोबाइल के 80% यूज़र मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उनके लिए मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली है। तो यहाँ पे ये देखें जी, पेज पेज इज़ यूजेबल ऑन मोबाइल, कि ये मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। उसके बाद क्रॉलिंग की बात हुई थी लास्ट टाइम, क्रॉल्ड सक्सेसफुली। तो इसमें क्रॉलिंग का इशू नहीं है जी, वेबसाइट में किसी किस्म का पेजेस जो हैं सक्सेसफुली क्रॉल हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे। उसके बाद जी नेक्स्ट हमने क्या देखना होता है जी, जो भी नई वेबसाइट हो उसको हमने गूगल को बताना होता है। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि गूगल सर्च कंसोल को हमने देना होता है। मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट है, अगर ये मैं गूगल में सर्च करता हूँ, तो देखते हैं जिसका क्या रिजल्ट आता है। क्वीन द लंदन जी अगर सर्च करें तो क्या आता है जी? कुछ भी नहीं आया जी। अच्छा, एग्जैक्टली वेबसाइट सर्च करके देखते हैं जी, क्वींस लंदन। देखिए कोई खास रिजल्ट नहीं आ रहा जी, ट्विंस लंदन अगर हम लिख रहे हैं। कंप्लीट वेबसाइट में लिख के देखता हूँ जी। london.co.uk। उसके बाद जी, के बाद भी देखें कुछ नहीं आया। हालांकि एग्जैक्टली आप वेबसाइट लिखें तो आपके पास जो है पूरा वेबसाइट का रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं आ रही। ये कंपनी आ गई है जो कंपनी रजिस्टर्ड है ट्विंस लंदन, लेकिन उसकी वेबसाइट नहीं आई। ये यूके की जो कंपनी का डाटा होता है ना, जो रजिस्ट्रेशन का, उसका डाटा ये। तो इसको हमने क्या करना होता है जी, ये कैसे आएगी सर्च में? इसको हमने ऐड करना होता है गूगल कंसोल में। गूगल कंसोल को आप लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, गूगल कंसोल। लिंक कहेंगे तो लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा। ये देखें जी, ये गूगल कंसोल आ जाएगा इस तरह। तो जो भी नई वेबसाइट हमने बनानी होती है, हमने उसका रिकॉर्ड जो है गूगल कंसोल को देना होता है। जी जी, नीचे गूगल सर्च कंसोल टूल्स हैं जी। उसके बाद स्टार्ट नो, इसको करते हैं जी। मेरा इस पे देखता हूँ, अगर इस पे तो मेरे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। मैं दूसरा कोई अकाउंट खोलता हूँ जी जहाँ पे मेरा लॉगिन ना हुआ हो। अच्छा जी, ये जहाँ पे ये मोबाइल फ्रेंडली वाली जो हमने वेबसाइट खोली थी, यहाँ पे भी ये नीचे ऑप्शन आ रही है गो टू सर्च कंसोल की। इस पे भी क्लिक करेंगे आपको, तो ये भी गूगल सर्च कंसोल में ले जाएगा। तो यहाँ पे खैर ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, जीमेल लॉगिन है। लेकिन ये वाली वेबसाइट यहाँ पे नहीं दी हुई सर्च कंसोल में। तो इस तरह का आपके पास जब नई वेबसाइट आप खोलते हैं, इस तरह का इंटरफेस आता है। लेकिन मैं आपको नए ब्राउज़र पे ही दिखाता हूँ ताकि आपको ईजी हो।
गूगल सर्च कंसोल, ये ओपन कर लेते हैं जी। गूगल सर्च कंसोल टूल्स, स्टार्ट नाउ। तो ये किसी नए अकाउंट में आपको ऐड करके दिखाता हूँ जी मैं, वेबसाइट किस तरह से ऐड करते हैं। तो ये इस तरह का समझ लीजिए इंटरफेस आपके पास आ गया। तो इसको आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना होता है। तो ये आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे आ रही हैं, एक आ रही है जी डोमेन और दूसरी आ रही है जी यूआरएल। तो इसमें जी आपने ये वाली हम ट्राई करके देखते हैं, डोमेन वाली, ट्विंस london.co.uk। कंटिन्यू। ये वेरीफाई कर रहा है वेबसाइट को। तो वेरिफिकेशन करने के जी इसके कई तरीके हैं। तो इसमें से ये वाला तरीका है जी, एक तो सिलेक्ट रिकॉर्ड टाइप, टेक्स्ट डॉट रिकमेंडेड या सी नेम। तो ये एक तरीका है जी, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे है। इसमें आपको जो होता है जी, यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है ये कॉपी करके आपको जहाँ पे आपने डोमेन रजिस्टर्ड किया होता है, डीएनएस होता है आपका जहाँ पे, वहाँ पे जाके ये आपको वेरिफिकेशन के लिए डाटा डालना पड़ता है। उसके बाद फिर आप वेरीफाई करते हैं इसको। तो ये एक तरीका है जी डोमेन वेरीफाई करने का। ऑनरशिप एक्चुअली ये वेरीफाई कर रहे होते हैं कि अदरवाइज तो आप किसी की भी वेबसाइट को जो है गूगल कंसोल में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका मेन मकसद जो होता है, आपकी जो ऑनरशिप है, जो डोमेन का ऑनर है, उसकी वेरिफिकेशन करनी होती है। तो इसको जी मैं यहाँ पे वेरीफाई लेटर कर देता हूँ। देखिए ये दूसरे वाले ऑप्शन में जाके जहाँ पे हमने पूरा लिंक देना है, यूआरएल प्रीफिक्स, यहाँ पे आपने वहाँ पे लिंक जो दिया था वो एचटीटीपीज के अलावा मैंने दिया था, यहाँ पे आपने पूरा एचटीटीपीज के साथ देना है। यूआरएल प्रीफिक्स पे जी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं जी। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी वेरिफिकेशन की डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी, इनमें से दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आई है जी HTML फाइल डाउनलोड करने की, कि एक HTML फाइल डाउनलोड कर लें, या HTML टैग है, या गूगल एनालिटिक्स, अगर आपका एनालिटिक्स में आपने अकाउंट किया हुआ है तो उसकी ऑप्शन है। उसके बाद गूगल टैग मैनेजर है, डोमेन नेम प्रोवाइडर है, कि डोमेन नेम प्रोवाइडर के साथ लॉगिन करके वही डीएनएस रिकॉर्ड वाला तरीका है। तो क्योंकि इस वक्त मेरे पास ये नेम का रिकॉर्ड नहीं है सारा, एनालिटिक्स मैनेजर का भी बाद में बात करते हैं, वो उसमें भी करके दिखाऊंगा आपको। तो मैं ये वाला तरीका यूज़ करता हूँ, फाइल डाउनलोड करके करने वाला। तो ये जी मैं एक फ़ाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसकी होस्टिंग है कंपनी की इस वक्त। तो मैं इसकी फ़ाइल जो है इजीली डेटाबेस में अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपके पास होस्टिंग होगी तो आप तब ये फ़ाइल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनमें से दूसरे जो तरीके हैं, जैसे ये नेम प्रोवाइडर वाला है या एनालिटिक्स वाला है, तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक फ़ाइल आ गई जी मेरे पास। इस फ़ाइल को वो क्या कहता है जी, कैसे जी, upload the HTML file to stay verified, don't remove the file even after verification code। फुल डिटेल में चले जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जी, किस तरह से आपने ये फाइल जो है जी अपलोड करनी है, प्रॉपर्टी के अंदर कैसे अपलोड करनी है। वीडियोस भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं जी डिटेल में, अगर आपको समझ ना आ रही हो, ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। ऑनरशिप एक्चुअली ये वेरीफाई होनी है। तो जहाँ पे आपने वेबसाइट आपकी होस्ट हुई हुई है, जहाँ पे सारी आपका डाटा पड़ा हुआ है, वहीं पे जाके ये फाइल आपने पेस्ट करनी है। तो ये वाली जो फाइल है जी, ये मैं अभी जाके होस्टिंग में जी पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ जी इसकी होस्टिंग कहाँ पे पड़ी हुई है। ये तो जी इसका एडमिन पैनल आ गया है, और ये आ गई जी वेबसाइट। ये जी सी पैनल मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था सी पैनल के बारे में। ये सी पैनल में आ गए हैं जी हम इसकी होस्टिंग में। और यहाँ पे जिसका ये फाइल, जो इनकी जो फाइल मैनेजर, डिस्क यूज, ये सारा डाटा यहाँ पे पड़ा होता है, जितना भी हम फाइल वगैरह सारी होती हैं। तो ये यहाँ पे हम फाइल मैनेजर में जाके
इसका जो डाटा जहाँ पे पड़ी हुई है वेबसाइट, वहाँ पे ये फाइल जो जी हम मेन ये यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो ये सारी जी वेबसाइट की फाइलें हैं यहाँ पे। और ये एक फोल्डर होता है जी पब्लिक HTML, उसके अंदर ये WP एडमिन वर्डप्रेस का, ये सारी फाइलें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैकअप है। तो ज़्यादा जो आपको डिटेल अगर वेबसाइट की ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो इसके साथ जो है ज़्यादा जी वो मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके साथ आप दिमाग खपाएं। तो सिंपली जी इसकी जो फाइल है जी यहाँ पे ये WP ये फोल्डर है जो पब्लिक HTML, इस फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा और जो फाइल यहाँ से सिलेक्ट फाइल कर लेता हूँ, जो फाइल डाउनलोड की थी थोड़ी देर पहले, ये वाली फाइल थी जी, तो मैं ओपन करता हूँ और उसके बाद ये देखें ये फाइल अपलोड हो गई है जी। गो बैक, वापस आ जाता हूँ और जो पहले हमने ब्राउज़र खोला हुआ था, यहाँ पे अब फाइल क्योंकि अपलोड कर दी है, मैं अब वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ जी। तो ये ऑनरशिप देखें जी वेरीफाइड हो गई है। तो अब मैं गो टू प्रॉपर्टी पे चला जाता हूँ। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिंपली मैंने एक फ़ाइल डाउनलोड की और उसको होस्टिंग में मैंने अपलोड कर दिया है, तो ये वेरीफाई हो गई है जी। अब यहाँ पे हम इसकी वेबसाइट का हमारे पास जी यहाँ पे फुल रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स में अब हम आ गए हैं जी। ये गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट हमने डाल दी है और उसके बाद आपको गूगल एनालिटिक्स में जाके इसका डाटा दिखाता हूँ वेबसाइट का। और अब जब हमने गूगल को दे दी है ये वेबसाइट, तो ये कई दफ़ा थोड़ा सा टाइम लगता है इनको अपने डाटाबेस में अपडेट करते हुए। तो अब ये इस वेबसाइट की वो सारी डिटेल मतलब कि इसकी क्रॉलिंग करेंगे और उसके बाद क्रॉलिंग के बाद इसकी इंडेक्सिंग होगी और इंडेक्सिंग के बाद फिर इसकी रैंकिंग होगी। कि ये एक साइट मैप की बात हो रही थी, ये देखें यहाँ पे ये इंडेक्सिंग और ये पेजेस, साइट मैप, रिमूव, ये सारी ऑप्शन ये यहाँ पे देखें आ रही हैं साथ। कि आप गूगल को जब आप अपने डाटा डिटेल दे देते हैं वेबसाइट की, तो उसके बाद फिर उनके जो स्पाइडर्स होते हैं तो वो क्रॉलिंग करते हैं आपके सारे पेजेस का जो भी कंटेंट होता है उसको रीड आउट करते हैं, उसमें कीवर्ड्स देखते हैं और फिर ये वेबसाइट आपकी जो है जी उसके बाद इंडेक्स कर देते हैं अपने डाटाबेस में। कि इंडेक्स का मतलब होता है कि ये वेबसाइट कितने नंबर पे आएगी और कहाँ पे ये ओपन होनी है, कौन कौन से कीवर्ड्स पे इसका रिजल्ट आएगा और ये कितने नंबर पे होगी। और जो उनकी इंडेक्सिंग में जो भी हमारा रैंक बनेगा तो उसको हम रैंकिंग कहते हैं कि ये हमारी वेबसाइट इतने नंबर पर गूगल ने रैंक की हुई है। कोई क्वेश्चन है जी यहाँ तक तो पूछ लें, फिर आगे इससे आगे चलते हैं। और सर अगर इस दौरान गूगल का एल्गोरिथम अपडेट हो जाए तो हमारे साइट पर इम्पैक्ट पड़ेगा जो हमने रिसेंटली एसईओ की होगी इसकी? जी बिल्कुल पड़ेगा फर्क। ये हमने अपडेट तब करना होता है जी, हमने जब साइट पूरी बना लें, डाटा पूरा अपडेट कर दें सब कुछ करने के बाद, ताकि जब गूगल अपनी इंडेक्सिंग करे तो वो आपका लेटेस्ट डाटा लेने के बाद वेबसाइट पूरी फुल रेडी हो जाए, फिर आपने यहाँ पे आके सर्च कंसोल में देनी होती है। वेबसाइट पूरी बनाने के बाद, कंटेंट अपलोड करने के बाद। कल हमारी बात हुई ठीक। थी कीवर्ड्स पे, आपने कीवर्ड्स लिख लिए थे, कीवर्ड्स का आपने बिल्कुल सर। कंटेंट लिखवा लेना है, कंटेंट डाल यस देना सर। है। और उसके बाद आपने कंटेंट देख के हमने ये परफॉर्मेंस चेक की, इसमें हमने देखा इसकी एसईओ के स्कोर देखे हमने थोड़ी देर पहले जो हमने ओपन किया था जी लिंक यहाँ यस सर पे। बिल्कुल। तो यस यहाँ पे सर। हमने देख लिया एसईओ 91, ये सारे काम करने के बाद ये अगले लेवल का काम मैं अभी आपको बताया मैंने आपको। यस सर एग्जैक्टली सर। ठीक है जी। अच्छा सर, अभी तक जो गूगल में मेजर अपडेट्स आई हैं वो तकरीबन सर कितनी है? देखिए इनकी अपडेट्स तो एवरी वीक कोई ना कोई आती रहती है, लेकिन रिसेंटली इनकी कुछ 2-3 हफ्ते पहले अपडेट आई थी। और मेजर सर। हाँ जी मेजर कुछ चेंजेस इन्होंने की थी, एआई टूल का कुछ थे उसमें चीज़ें, लेकिन इट्स नॉट अ यस सर। बिग इशू, इट्स नॉट अ बिग इशू। ये अपडेट साथ साथ आती रहती हैं, लेकिन इतने कोई मेन चीज़ जो है ना, इन मेन चीज़ें जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी वो चेंज नहीं करते ये वही रहती हैं। ठीक सर, ठीक, बिल्कुल सर। थैंक यू। अच्छा जी कहाँ पे पहुँचे थे जी।
अच्छा जी, फाइल हम कर रहे थे अपलोड। हालांकि ये फाइल अपलोड करने वाला काम थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे जिन लोगों ने नहीं किया हुआ उनके लिए नेम से वैसे इजी होता है ना। कि मेरे पास इस वक्त असल में नेम का लॉगिन नहीं था, नहीं तो मैं नेम से ही वेरीफाई करता। अच्छा ठीक है जी, ये तो इसकी अभी रिपोर्ट बनने में टाइम लगेगा। इसको नई वेबसाइट है तो इसको फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे इसका जो डिटेल में एनालिटिक्स। तो आज हम बात करते हैं जी, वापस चले जाते हैं एडमिन पैनल में इसकी वेबसाइट के, कि ये इसका एडमिन पैनल है। तो आपने इसके एडमिन पैनल में इस वेबसाइट को कैसे एडमिन पैनल के साथ कुछ प्लगइन करने होते हैं वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में। पहला प्लगइन जी मैं आपको बताता हूँ एसईओ के लिए। ये प्लगइन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपने ऐड न्यू करना है। तो एक प्लगइन है जी जिसको कहते हैं हम योस्ट एसईओ, YOAST SEO। ये आ गया जी, इसको आप कर लेंगे जी इंस्टॉल ना हो। तो ये आपने करना है, जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई है उससे पहले करना है। ये आपने योस्ट एसईओ आपने पहले करना है ताकि आपकी ऑन पेज एसईओ आप करें, उसके बाद फिर जाके आपने गूगल कंसोल में वेबसाइट देनी है। समझ आ गया जी? मैं उल्ट कर रहा हूँ, आपने ऐसे नहीं करना। लेकिन अगर हो जाए तो कोई सही है इशू सर, नहीं है समझ। इसमें, कोई इशू नहीं है इसमें। गूगल तो कंटिन्यूसली वो करता रहता है, क्रॉलिंग करता रहता है। अगर कंटेंट चेंज भी होगा तो फिर एक वीक के बाद समझ ले, आज 4-5 दिन में दोबारा आपका फिर रिसेंट जो भी रिजल्ट होंगे वो अपडेट हो जाएंगे गूगल के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सॉरी सर, सलाम। थोड़ा लेट ही ज्वाइन किया था मैंने। तो सर आपके ये लेक्चर जो है ये रिकॉर्डेड हो रहे हैं, तो मतलब आप इसको अपलोड करते हैं? जी जी, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ जी, आप देख रीड कर सकते हैं। अच्छा, तो कौन सा सर आपका चैनल है? चैनल जी मेरा है लर्न विद खुरम शहजाद। जी ठीक हो गया सर। अच्छा जी, ये प्लगइन हमने देख लेते हैं जी। इंस्टॉल प्लगइन में अ, ये योस्ट एसईओ का प्लगइन हो गया जी इंस्टॉल। ये कुछ और प्लगइन्स किए हुए हैं, इनके बारे में जी आपको बाद में बताऊंगा। तो ये योस्ट एसईओ का प्लगइन हम देख लेते हैं जी। ये एसईओ के लिए यूज होता है। और एक चीज और, वर्डप्रेस में आपने जो है जी ऑटो प्लगइन इनेबल नहीं करने होते। ये जितने प्लगइन हैं ये सारे आपने, ये यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रही है इनेबल ऑटो, तो इनेबल नहीं करने होते। अब ये कुछ प्लगइन ये देखें, ये ऑप्शन भी दे रहे हैं कि इनका अपडेट वर्जन अवेलेबल है। तो वर्डप्रेस का एक ये बिगेस्ट इशू है कि कई दफ़ा प्लगइन जो हैं कंपैटिबल नहीं होते एक दूसरे के साथ। अगर एक को अपडेट करें तो वो दूसरे के साथ इशू क्रिएट कर देता है। तो जब भी आपने कोई भी प्लगइन अपडेट करना है तो आपने वेबसाइट का पहले बैकअप बना के तो फिर प्लगइन अपडेट करना होता है, कि अगर कोई इशू क्रिएट करे ताकि आप बैकअप रिस्टोर कर सकें। तो ऐसे ही आपने ऑटो प्लगइन ऑन नहीं करने होते, सबको आपने ऑफ रखना है। और जब आपने कोई भी अपडेट करना है पहले आपने चेक करना है कि बाकी प्लगइन के साथ वो कंपैटिबल है, तो ये मुझे इशू तो नहीं क्रिएट होगा। आप ये डेवलपर जो जिस प्लगइन का, जैसे लाइट स्पीड कैशे है, तो ये स्पीड बूस्ट करने के लिए एक प्लगइन होता है। तो इसको आप जो मेन प्लगइन का जो ऑनर होते हैं जिस कंपनी का बनाया हुआ, उनसे भी डिस्कशन कर सकते हैं, या उनके जाके कमेंट में भी पढ़ सकते हैं मुख्तलिफ लोगों के रिव्यूज, कि ये प्लगइन जो है लेटेस्ट वर्डप्रेस के वर्जन के साथ काम ठीक कर रहा है या इशू तो नहीं है कोई। तो ये कोई बिग इशू नहीं है, लेकिन ये आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, ये योस्ट एसईओ का जो ये प्लगइन ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे ये ऑप्शन ये साइड पे भी आ रही है। ये देखें, जो भी प्लगइन आप यहाँ पे करते हैं इंस्टॉल, तो यहाँ पे साइड पे भी उसके फंक्शन आ जाते हैं। जैसे ये वो कॉमर्स किया हुआ है तो उसके फंक्शन है। इसी तरह ये एलिमेंटर किया हुआ है तो एलिमेंटर के हैं। तो ये योस्ट एसईओ होता है, ये साइड पे भी उनकी जो ऑप्शन होती हैं प्लगइन्स की वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये आपको जी ओवरऑल जो प्रॉब्लम पहले यहाँ पे बता देगा डैशबोर्ड में, कि आपकी ओवरऑल जो भी एसईओ की प्रॉब्लम है। तो ये कह रहा है जी ह्यूज एसईओ इशू, यू आर ब्लॉक्ड एक्सेस टू रोबोट्स इफ यू सर्च इंजन। क्योंकि ये अभी हमने ऐड किया तो ये इसलिए कह रहा है। रोबोट्स क्या है? रोबोट्स वही है स्पाइडर, जो इनको मैं कहता हूँ कि क्रॉलर्स हैं। कि अभी क्योंकि एसईओ में हमने रिसेंटली उसमें ऐड किया, तो इसलिए ये कह रहा है जी ब्लॉक हैं। तो आई डोंट वांट द साइट टू शो टू द सर्च रिजल्ट्स, गो टू द रीडिंग सेटिंग। तो इसकी सेटिंग जो है आप चेंज कर लेंगे यहाँ पे जाके।
होम पेज है जी, उसके बाद पोस्ट का पेज, यहाँ पे आप ये सेटिंग, ये वेबसाइट की सेटिंग होती है, मैंने उस दिन आपको बताया था। सिर्फ मैंने ये जनरल सेटिंग की बात की थी शुरू में उस दिन लेक्चर में। तो यहाँ पे ये सेटिंग में जाके यहाँ पे एक रीडिंग की ऑप्शन होती है। ये रीडिंग ऑप्शन में आपने ये सिलेक्ट करना होता है कि आपका होम पेज कौन सा होगा। होम पेज आप जो मर्जी रख सकते हैं यहाँ पे से, लेकिन हमने होम पेज है तो होम। पोस्ट का पेज कौन सा होगा, कि आपकी पोस्ट किस पेज पे जाएंगी। तो आपने जैसे नॉर्मली ब्लॉग्स का पेज होता है, इस पे अभी ब्लॉग का पेज नहीं बना हुआ, तो वो बना सकते हैं। मैं अभी बना देता हूँ एक ब्लॉग का पेज, ऐड न्यू। तो एक सिंपल ब्लॉग का पेज बना देता हूँ। तो जो पोस्ट होंगी, जो भी हमारी ब्लॉगिंग जो भी हमारी होगी, तो वो ब्लॉग के पेज के ऊपर जाए। नॉर्मली आप हर वेबसाइट में ब्लॉग का पेज बना सकते हैं, तो उसमें कोई इतना बिग इशू नहीं है। यहाँ तो पे जी सर मैं हर लिख वेबसाइट में जी एक सवाल है सर। जी सर जी जिस तरह मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट है, तो उसमें मैं ब्लॉग का पेज बनाकर ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दूं उस पे, और फिर उस पे बिल्कुल गूगल बिल्कुल एडसेंस मिल जाएगा मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें जी, ब्लॉग का पेज मैंने बनाया और सिंपली जी मैंने टाइटल दिया और इसको जी मैं पब्लिश कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेज ही सिंपल बनाया ब्लॉग का। तो ये पेज बन गया जी। उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ एडमिन में। एडमिन में आने के बाद ये सेटिंग जो थी जी, सेटिंग में रीडिंग की सेटिंग में चला जाता हूँ, और यहाँ पे जो पोस्ट पेज है उसको जी यहाँ पे मैं ब्लॉक कर देता हूँ, और यहाँ पे सेव चेंजेस कर देता हूँ कि मेरी जो भी पोस्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये ऊपर ये पोस्ट की ऑप्शन है, तो वो ब्लॉग के पेज में जाएंगी। समझ आ गई जी इस चीज़ की। अच्छा जी, एस वापस हम आ जाते हैं जी अपने योस्ट एसईओ प्लगइन पे। तो ये देखें जी, ये ऑप्शन मैंने सेट नहीं की हुई थी। तो योस्ट जो है जी वो बता रहा था जी एक बिग प्रॉब्लम है जी आपकी वेबसाइट में। गो टू रीडिंग सेटिंग। तो ये हमने जी स्टैटिक पेज, 10 पोस्ट, फुल टेक्स्ट, ये वाली ऑप्शन जो है इसकी वजह से वो कह रहा है जी डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। तो ये इंडेक्सिंग हमने तब करनी होती है ना जब पूरा हमारा वो रेडी हो जाता है कंटेंट। तो इसलिए यहाँ से ये ऑप्शन ऑफ की हुई है कि एक तो ब्लॉग मैंने कर दिया, दूसरा यहाँ पे से डिस्करेज ये ऑप्शन जब आप वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं तो तब ये इसको टिक इसलिए कर लेते हैं कि हम पूरी वेबसाइट रेडी करके तो फिर इंडेक्स करवाएंगे। तो ये मैं इसको जी यहाँ पे से ऑफ करके सेव चेंजेस कर देता हूँ। तो अब वो योस्ट में वापस जाएंगे तो ये वाला ऑप्शन वहां पे नहीं आएगा। देखें ये वो बिग प्रॉब्लम जो थी वो खत्म हो गई है। ठीक है जी। के बाद इसके ये फ्री वर्जन है, इसको पेड कर सकते हैं आप। प्रीमियम वर्जन अगर किसी ने लेना हो योस्ट का, तो वो 99 यूरो पर ईयर है। तो वो वैसे काफ़ी इजी हो जाती है इसके साथ एसईओ करनी योस्ट के साथ। लेकिन आप फ्री में भी आपको हेल्प मिल जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आप पेड वर्जन लें। मैं आपको फ्री वाले का ही बताऊंगा कि फ्री में क्या करना है आपने। के बाद जी स्टार्ट एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये सारी वेबसाइट को एक दफ़ा जी पूरा जो है डाटा जो देखेगा वेबसाइट का, और फिर हमें इसका रिजल्ट देगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या खराबी है जी, क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए। एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट। सर बाय द वे, आप उनको कब लाएंगे जो हमें राइटिंग, कंटेंट राइटिंग सिखाएंगे, लाइक ब्लॉगिंग, ब्लॉग्स लिखने होंगे, तो वो सिखाने वाले आप लाएंगे या हम खुद जी जी यूट्यूब खोद दें? जी जी, आपको एक लेक्चर आपके साथ रखेंगे इंशाल्लाह। अपना जो अपना कंटेंट राइटर उसको जी मैं बुलाऊंगा, आपसे बातें करेंगे। ओके। अच्छा ये और तो सर जी अमेजोन कॉमर्स के हवाले से जो आपने कहा था सर, ड्रॉप शिपिंग। जी जी, अमेजोन का मैं तो आपने वहीं पे कोर्स जी हूँ। पूरा एक नया शुरू करवाया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप अली भाई के साथ। मैंने कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि वो सर पेज काइंडली फिर आप लिंक से शेयर कर लें। ठीक है, आप मैं जी ग्रुप में लिंक भेज दीजिएगा सर ग्रुप में व्हाट्सएप में। शेयर कर दूंगा जी सब लोगों के लिए, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, थैंक यू सर। इसमें योस्ट एसईओ प्लगइन हो गया है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं जी मिसाल के तौर पे पेजेस पे चले जाते हैं, ऑल पेजेस में।
तो ऑन पेज एसईओ के लिए जी ये प्लगइन यूज होता है। अब ये देखें, ये जो साइन आ रहा है एसईओ स्कोर का आ रहा है, तो ये जो रेड 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 आ रहा है तो इसका मतलब है कि एसईओ स्कोर आर नॉट गुड। तो इसको कैसे आपने करना है, कोई भी पेज है ना, आपने किसी भी पेज के ऊपर समझ यहाँ पे क्लिक कर दिया, अबाउट अस का पेज खोल लेते हैं, तो इसमें ये देखें अबाउट अस का पेज जो खुल गया। अब ये नीचे योस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें जी, वो क्या कह रहा है तो इसके में जी कीवर्ड जो आपने फोकस कीवर्ड नहीं रखा, कि आपका कीवर्ड क्या है, कीवर्ड फ्रेज क्या है, ये इशू आ रहा है। यहाँ पे जी अपना कीवर्ड दें और उसके बाद यहाँ पे जिस ये स्लग है और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं लिखी हुई पेज की, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखें। उसके बाद ये एसईओ एनालिसिस की है, तो जो जो रेड आ रहे हैं, जो जो चीज़ें ये बता रहा है जी, आउटबाउंड लिंक्स नहीं है, इंटरनल लिंक्स नहीं है, की फ्रेज लेंथ ठीक नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, इंडेक्सिंग की फ्रेजेस, तो ये जो जो इश्यूज हैं इनको आप वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे और ये आपकी एसईओ जो है जी ये बेस्ट होती चली जाएगी। ये जो रेड वाला है ये इंशाल्लाह फिर ग्रीन वाला हो जाएगा। फिर हमारी वेबसाइट रैंक करना शुरू हो जाएगी। जी ये सारे आपने ग्रीन ग्रीन करते जाना है, तो फिर आपका ऑन पेज एसईओ का मसला ये योस्ट के साथ सॉल्व हो जाएगा, कि ये जो जो इश्यूज आपको बता रहा है वन बाय वन आपने इनको देखते जाना है और ये सॉल्व करते जाना है। तो ये एक जी मैं आपको लिंक सेंड कर सर दूंगा। ये ग्रीन कैसे होंगे? ग्रीन देखें, जो जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे तो ग्रीन होंगे। जैसे ये आउटबाउंड लिंक्स नहीं है जी, वो कह रहा है नो आउटबाउंड लिंक्स अपेयर इन दिस पेज, तो ऐड सम आउटबाउंड लिंक्स ऐड करें कि एक्सटर्नल ट्रैफिक जाए। इंटरनल लिंक्स नहीं है, कुछ इंटरनल आपस में पेज का लिंक बनाएं, एक दूसरे को पेजेस को, जैसे मैंने बात हुई थी इंटरनल लिंक्स डालते हैं, इंटरनल लिंक्स नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखें पेज की। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है जी, मेटा डिस्क्रिप्शन होती है जब हम गूगल में कोई भी पेज मिसाल के तौर पे ये सर्च करते हैं, ये ट्विंस लंदन ही जी सर्च कर लेते हैं, तो ये अभी आएगी तो नहीं, मैं आपको वैसे कोई ये दूसरी वेबसाइट आ जाती है जी। ये जो वेबसाइट है ना जी, ये जो नीचे डिटेल लिखी होती है ना ये वाली किसी वेबसाइट के साथ, दिस इज अ मेटा डिस्क्रिप्शन, कि जिस पेज जो पेज आपका ओपन होगा ना, मिसाल के तौर पे जी यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ, अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ manos.co.uk, तो यहाँ पे देखें जब वेबसाइट आती है तो ये साथ जो ये लिखा हुआ है ना जी, तो ये मेरे होम पेज का ये मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि मानो expert small business marketing consultant provides innovative ideas and marketing strategies that can boost your business. Visit us. This is a meta description. तो ये आपने हर पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन डालनी होती है। इसी तरह जिसको गूगल रीड करता है, ये एसईओ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गूगल को आपने टाइटल देने होते हैं कि आपका पेज का टाइटल क्या है। अब ये समझ लें, ये टाइटल दिया हुआ मैंने पेज का, स्मॉल जी बिजनेस थैंक यू मार्केटिंग सर। कंसल्टेंट। बेसिकली कीवर्ड देने होते हैं ना हमने उसको, हाँ जी, ये ऐसे ही है सर? कीवर्ड, हाँ जी ये कीवर्ड यहाँ पे देना है आपने, ये जो है फोकस कीवर्ड पे, ठीक जी है। ठीक है उसके सर। बाद मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे असल में ये मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड पता कैसे दिए जाते हैं, इसकी भी टर्मिनोलॉजी पहले समझ लें। ये एक्चुअली काम होता है डेवलपर का, ये जो कोडिंग लिखी जाती है ना पेजेस की, उसमें दिए जाते हैं, ये कोडिंग के अंदर लिखे जाते हैं। लेकिन ये गूगल ने हमारे लिए क्योंकि कोडिंग फ्री वेबसाइट कर दी है, ये टूल है समझ लें कि इसमें हम लिखेंगे जो भी योस्ट एसईओ के साथ, तो एक्चुअली ये कोडिंग के अंदर जाके ये सारा कुछ मॉडिफिकेशन करेगा कि दिस जी टूल बिल्कुल इज ऐसे ही हेल्पिंग सर होता अस टू वेबसाइट को चेंज द डिजाइन करते कोड। वक्त नहीं 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 नहीं, डिजाइनिंग और चीज है, डेवलपिंग और चीज है। जी ये हम डिजाइनिंग, ये और फ्रंट एंड है, वी आर नॉट वर्किंग ऑन द बैक एंड, दिस इज अ फ्रंट एंड, बैक वी आर एंड वर्किंग ऑन द फ्रंट एंड plugins on the front end, we are not working on the back यस end. These tools are helping us to change the back end code. मतलब सर ये जो HTML में हम काम करते हैं ये उसके साथ इसका लिंक है सर? जी वो HTML के अंदर ये मेटा प्लगइन, मेटा डिस्क्रिप्शन एक्चुअली HTML के अंदर लिखी जाती है। HTML बिल्कुल सर, वही मैं कह रहा था सर। तो यहाँ पे हम ये टूल हमें हेल्प कर रहा है हमारा HTML को चेंज करने के लिए। बिल्कुल सर।
ठीक है जी, इसको आप ट्राई करेंगे, सब लोग जिन्होंने वेबसाइट पहले वो की हुई है उसमें करके ये योस्ट को कर सकते हैं ट्राई, तो ये बिल्कुल वही रिजल्ट देगा आपको जो अभी ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो इस तरह आपने जितने पेजेस हैं सारे पेजेस आपने 1 बाय 1 योस्ट के साथ, ये जितने भी हैं इन सब की आपने ऑन पेज एसईओ करनी होती है। अपने कीवर्ड हर एक पेज पे एक कीवर्ड यूज करना है आपने, ये चीज भी समझने की है। कई लोग एक पेज पे डिफरेंट कीवर्ड यूज कर देते हैं तो तब गूगल कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि किस कीवर्ड पे इस पेज को मैंने इंडेक्स करना है और इसको किस नंबर पर रैंक करना है। तो आपने एक पेज के अंदर एक वक्त में एक कीवर्ड देना है, नॉट मोर देन वन। तो आपका पूरा पेज उसका जो भी कंटेंट है उसी कीवर्ड के अराउंड और उसी के रेलिवेंट कंटेंट आपका सारा होना चाहिए। तो आपने जब ज्यादा कीवर्ड करने हैं, समझ लें ऐड करने हैं, तो वो कीवर्ड हम ब्लॉग के अंदर ऐड करते हैं कि जो भी हम ब्लॉग लिखेंगे, और ब्लॉग भी एक पोस्ट जो है उसके अंदर एक ही कीवर्ड के अंदर हम काम करेंगे कि एक ब्लॉग में एक कीवर्ड जो है वो कवर होगा, नॉट मोर देन वन। तो तब जाके आपकी वेबसाइट जो है जी वो रैंक होना शुरू होनी है। अच्छा सर, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो वेबसाइट की जो डिजाइनिंग है एसईओ का इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है सर। देखिए, जो वेबसाइट की डिजाइनिंग है ना जी, वो डिज़ाइन तो यूज़र फ्रेंडली, पहले हमने बात की है मोबाइल फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए कि जो भी बंदा होना चाहिए उसके बिल्कुल। आता है वेबसाइट के ऊपर विद इन 7 सेकंड वो बंदा छोड़ के चले जाते हैं बहुत सारे लोग। कि अगर बिल्कुल सर। वेबसाइट आपका उसका इंटरफेस अच्छा नहीं है, आई कैचिंग यूआई। नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो वो आपको समझ लो विद इन 7 सेकंड वो कस्टमर छोड़ के चला जाएगा। यस तो सर। एसईओ अगर आपका पेज रैंक हो भी गया है तो आपकी वेबसाइट का इंटरफेस ही अच्छा नहीं है तो वो रैंक हुआ पे भी कस्टमर ने नहीं ठहरना। बिल्कुल सर। यस सर। तो बाकी इसका मतलब कि सारा गूगल हर चीज देखता है, जैसे मोबाइल फ्रेंडली को देखता है, उसका सारा यूआई सारा कुछ इंडेक्सिंग हर चीज के लिए वो नोट करता है, फिर जाके वो मतलब रैंक होती है। यस सर। आपकी आप कंपेटिटर को देखेंगे, आपकी वेबसाइट वन ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे कैसे बेस्ट होनी चाहिए, उसमें हर चीज का आपने ख्याल रखना। मिसाल के तौर पे एक शॉप है, एक शॉप में जाते हैं आप, जैसे हार्डवेयर स्टोर कह लें। यस सर। हार्डवेयर स्टोर में कभी गए हैं, वहां पे कितना सामान पड़ा होता है, बहुत सारा पड़ा होता है, हम जो वहां पे मतलब बंदा बहुत काम सारे करता है सैंपल ना पड़े होते उसको भी चीजें नहीं मिलती वहां पे। बिल्कुल सर, उसके बहुत ज्यादा सैंपल मिले होते हैं, एक प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा सैंपल होते हैं सर। इसी तरह ई कॉमर्स की अगर वेबसाइट है उसमें बहुत सारा सामान है, तो एक बंदा समझ ले बिल्कुल वो भी सर। हार्डवेयर स्टोर में घुस गया है, तो उसके लिए हमने यूजर फ्रेंडली बनाना होता है कि उसमें कैटेगरीज ऐसे बनाएं कि हर चीज वहां पे कोई बंदा नहीं है किसी से उसने नहीं पूछना कि फलां चीज कहाँ पड़ी है। यस सर बिल्कुल। यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए कि खुद से इस तरह कैटेगरी कैटेगराइज किया हुआ हो हर चीज के, वो इजीली हर चीज जो सर्च सर्च की ऑप्शन वहां पे दे दें, या कैटेगरी ऐसे कर दें कि जो चीज वो ढूंढना चाह रहा है इजीली उसको मिल जाए। बिल्कुल सर। जैसे और इस अमेजोन तरह सर ईबे बड़ी वेबसाइट को फॉलो करें कि वहां पे उन्होंने कैसे कैटेगरियां की होती हैं, हर चीज की कैटेगराइज की बिल्कुल हुई सर, हर चीज बहुत ज्यादा बहुत। फाइंड बिल्कुल करना सर। कितना आसान है। बिल्कुल सर। अच्छा जी, मतलब आज ये है जी कि सर जी गूगल जो है ना वो सर बहुत डीपली एनालाइज करता है पूरे वेबसाइट को। यस आई टोल्ड यू दे आर नोटिंग मोर देन 200 एलिमेंट्स। 200 से ज्यादा एलिमेंट वो नोट करते हैं गूगल इंडेक्सिंग के लिए, उसके बाद उसको रैंकिंग के लिए। बिल्कुल सर। तो हर चीज हर एस्पेक्ट से हमने सोचनी होती है। तो एसईओ जो है जी इट्स डिफिकल्ट जॉब, इट्स नॉट इजी जॉब, इट्स अ लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूसली होती रहती है। लेकिन जब आपका पेज रैंक हो जाता है तो फिर कई कई साल तक रैंक रहते हैं आपके पेज, फिर नीचे नहीं आते इतनी जल्दी। ठीक है जी, आज यहीं पे जी एंड करते हैं हमारा तकरीबन ये टेक्निकल एसईओ के जी मेन टॉपिक यही थे जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ये ऑन पेज एसईओ की थोड़ी सी बात हुई है, लेकिन ये मैं कंटेंट राइटर हमारा और उससे बात जब होगी तो वो मजीद ऑन पेज एसईओ के बारे में आपको बताएगा। ठीक हो गया सर। अगर वर्डप्रेस के हवाले बिल्कुल से सर। कोई या शॉपिफाई के हवाले से कोई हुआ तो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर कोलैबोरेशन करूंगा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। इंशाल्लाह जी, मोस्ट वेलकम। थैंक वर्डप्रेस यू। थैंक और शॉपिफाई ये सारे जी ई कॉमर्स के लिए जी वर्डप्रेस यूज होता है, सर शॉपिफाई अपवर्क का प्लीज बताइएगा। जी किसका जी? अपवर्क का सर। अपवर्क का, अपवर्क का जी
और हाँ सर, जी सर। आप सॉफ्ट स्किल के बारे में सर हम प्लीज गाइडलाइन वो काफी उसमें डिटेल में जाएं, ताकि जो हमारे जो स्किल है उनको अच्छी तरह पॉलिश भी करें और उसको हम अच्छी तरह अपने जो क्लाइंट है उस पर वो कर ले, रिप्रेजेंट कर सके अच्छी तरह सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, उसकी तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे बहुत सारे लेक्चर हैं, तो उसमें हम डिटेल से बिल्कुल। बात होगी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी और सारी ये चीज़ों पे डिटेल में। और अपवर्क, फ्रीलांसर, ये सारे अकाउंट बनाने, ये भी आपको मैं साथ साथ बताऊंगा किस तरह से बिडिंग करनी है, और ये क्या क्या टेक्निक्स आपने यूज़ करनी है, अपनी प्रोफाइल कैसे आपने अपडेट करनी है। तो सबसे पहले तो आप अपने जो एक प्रोफाइल है ना, समझ लें अपना एक नाम है जो, वो सारा यूनिक नेम अपना मतलब के बनाए, कि कोई भी जो आप जहाँ पे सारी प्रोफाइल में आपका एक ही नाम यूज होना चाहिए। जैसे अब मेरी प्रोफाइल्स हैं जी, सारी प्रोफाइल्स पे मैंने मेरे यूजर नेम सारे तकरीबन सेम ही हैं, IMKS चीमा। तो ये सारी जगह पे मैंने एक ही समझ लिया यूजर नेम मेरा। अगर आप हैशटैग भी सर्च करते हैं कहीं पे भी, तो आपको ये देखिए सारे मेरे सारी मेरी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि आप गूगल में सर्च करते हैं ना, ये समझ लें मेरा हैशटैग भी मैंने अपने नाम से ये बनाया हुआ है। तो आप इसको कहीं पे भी सर्च करेंगे तो मेरे सारे अकाउंट्स इसी एक ही नाम से आ जाते हैं। तो इसी तरह आप भी अपने जितने भी अकाउंट्स हैं सबको मतलब यूनिक एक ही नाम से करें। अब इसमें देखिए मेरी वीडियोस भी आ गई सारी, उसके बाद मेरा फेसबुक भी आ गया, मेरा ट्विटर भी आ गया, यूट्यूब चैनल भी मेरा आ गया। अब यूट्यूब का भी हैंडल मेरा सेम है, ट्विटर का भी सेम है, लिंक्डइन का भी सेम है, फेसबुक का भी, इंस्टा का भी, सब के मैंने सेम रखे हुए हैं। तो सिंपल आपका मतलब कि एक जो हैशटैग है वो फाइंड करते हैं तो आपके बारे में सारी हमें ये डिटेल मिल जाएगी। तो इसी तरह जो आपको बंदा जो हायर करता है ना, तो वो देखता है कि आपकी कोई एक चीज उसने ली, कि आपके बारे में उसको ऑनलाइन कितनी डिटेल मिलती है, आपके बारे में लोगों के क्या रिव्यूज हैं, आप क्या काम करते हैं। एक सिंपल सी बात 2-3 दिन पहले मैंने बड़ी जबरदस्त लिखी हुई थी। हमारे जी एक वीडियो एडिटर हैं सलमान सदीकी साहब, उनका पेज है, वो भी फ्री कोर्सेज करवाते हैं आजकल, वो फ्री कोर्स करवा रहे हैं एक स्टॉप मोशन का। तो अक्सर वो फ्री कोर्सेज, डिजिटल हब के नाम से उनका पेज है, तो वो अक्सर फ्री कोर्सेज करवाते रहते हैं। दोस्त हैं जी मेरे, उनके साथ गपशप है। तो उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी कि हशाम सरवर साहब आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग और ये सारे कोर्सेज करवा रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने एक जगह कमेंट किया कि डिजिटल मार्केटर जो हैं जी, अगर अपनी डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते तो किसी की कैसे करेंगे। तो ये एक बात बड़ी जबरदस्त है कि हम डिजिटल मार्केटर हैं, अगर हम अपनी मार्केटिंग खुद की नहीं कर सकते, खुद क्या सर्विसेज सेल नहीं कर सकते, तो हम दूसरे की क्या सेल करवाएंगे, कि हम अपनी स्किल्स खुद नहीं सेल कर सकते। तो और सबसे सर ये पहले पर्सनल ब्रांडिंग में आते हैं सर? बिल्कुल ये पर्सनल ब्रांडिंग में ही आएगा जी। हमारा मतलब समझने कि जी एक जो आप यूनिक नेम रखेंगे, दैट इज योर ब्रांड नेम। कि यस आप सर। अपने आप को सबसे पहले मतलब कि एक यूनिक नेम जो भी अपना ढूंढें, और उसके ऊपर अपने सारे हैशटैग और अपनी सारी प्रोफाइल्स को आप ऑप्टिमाइज करें, कि आपकी प्रोफाइल जो यस। आपका हैशटैग है आपके काम के साथ रेलिवेंट हो। जैसे मेरे जितने भी जो मैं हैशटैग यूज करता हूँ, मोस्टली मतलब कि सिमिलर ही होते हैं। तो आप उन हैशटैग में मतलब बार बार जाएंगे तो आपकी पोस्टें नजर आएंगी। अब हैशटैग को समझने की कोशिश करें कि हैशटैग को ये क्या डिटेल में हमारी ये बात होनी है बाद में भी, जब हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाना है, कि अब हैशटैग के ऊपर भी, इंस्टा के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आप हैशटैग को फॉलो करते हैं। ट्विटर पे भी आप कोई भी हैशटैग लिखते हैं उसको फॉलो कर देते हैं, उस हैशटैग के रेलिवेंट जितनी पोस्ट हैं वो आपके पास आती हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं, तो आप हैशटैग यूज करें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग की जो भी सर्विसेज हैं, एसईओ सर्विसेज। तो इस तरह के हैशटैग यूज करें कि अगर उन हैशटैग को जो भी बंदा फॉलो करेगा तो आप जिस भी पोस्ट पे हैशटैग लगाएंगे तो उसके सामने आएगी वो। हैशटैग आर द कीवर्ड्स। तो हैशटैग को हर जगह पे साथ लेके आए। हैशटैग ठीक है सर जी, हम ये भी कह सकते हैं कि ये सोशल बिल्कुल मीडिया का बेहतर, एक थैंक किस्म यू। का एसईओ है सर। बिल्कुल ऐसे ही है सोशल मीडिया की जी, ऐसी ही है जी हैशटैग। और हैशटैग मैंने अभी गूगल पे सर्च किया तो आपके सामने, तो वो सारा कुछ और कुछ भी नहीं है, सारा कुछ जो मेरा एक यूनिक हैशटैग है ना जी। बिल्कुल तो सर सर। ये हैशटैग बनते कैसे हैं? ये खुद ही बनाने हैं आपने। जब आप एक हैशटैग लगाना शुरू कर देंगे एक जगह, जो भी यूनिक होगा, कीवर्ड जैसे होते हैं, कीवर्ड भी आपने यूनिक कीवर्ड सर्च करना होता है कि जो दूसरा ना हो जिसके ऊपर ट्रैफिक आ रही हो। अब ये मैंने जो मतलब कि ये किया है IMKS चीमा, अब इसको कोई सर्च नहीं करता ना, ये मैंने एक बनाया है।
अपने नाम से मैंने बना ली, ये यूनिक है। लेकिन एक टाइम जब आएगा, मिसाल के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, तो एक मेरा हैशटैग है, लोग जब बार बार देखेंगे, अगर मेरी एडवर्टाइजमेंट में बार बार कर रहा हूँ, लोगों को जो याद हो जाएगा, फिर कोई भी बंदा ये हैशटैग सर्च करेगा तो मेरे रेलिवेंट जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी जगह पे ये मैंने हैशटैग यूज किया, तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये हैशटैग कहीं से भी नहीं आया, मैंने खुद ही जनरेट किया। जी सर, थैंक यू सो मच सर। यही तो पूछता हूँ, हैशटैग जनरेट कैसे करते हैं। चलें, वो कल आप बता दीजिएगा, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। जी हैशटैग की इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी कि हैशटैग के हम काम किस तरह करते हैं और किस तरह लेस कम्पिटिटिव हैशटैग हमने ढूंढने होते हैं। जब आप हैशटैग लगाते हैं, साथ वो वहां पे आ रहा होता है कि इस हैशटैग पे कितनी पोस्टें हैं। किसी के ऊपर मिलियंस होती हैं, हम लोग क्या करते हैं, मिलियंस वाली को सिलेक्ट कर लेते हैं। मिलियंस वाली में आपका क्या नाम होगा जी? सर असल में इंस्टा और ट्विटर में ज्यादा हैशटैग ही यूज होते हैं, तो मेरे ख्याल से इंस्टा, मिलियन ट्विटर, वाले तो नहीं। फेसबुक, जी तीनों जी पे हैशटैग यूज हो रहा है। अब तो यूट्यूब पे भी हैशटैग यूज हो रहे हैं, लिंक्डइन पे भी। कौन सी जगह जहाँ पे हैशटैग यूज नहीं हो रहा? बिल्कुल सर। पहले मतलब पहले की बात कर रहा हूँ, पहले इंस्टा से ये ज्यादा स्टार्ट हुआ है, ट्विटर और शुरू तो इंस्टा से ट्विटर से हैशटैग। हुआ जी हैशटैग जो मेन, जी जी सर। तो वहां से फिर आगे बीमारी जी फैलती सर। गई है। बिल्कुल ऐसे सर, अब तो टिकटॉक पे भी हैश है। और हम सर तो हाँ, उर्दू में इसे क्या कहेंगे हम, मुखफ़फ़ अल्फाज का? ऐसे कह ले, कीवर्ड समझ ले, कह रहे हैं कि मखसूस अल्फाज हैं कोई भी आपके, मतलब रेलिवेंट जो है भी सर्विसेज के आप यूज करते हैं, शॉर्टकट्स। और सर ये मैंने ये देखे, जो भी मतलब हमारे कंट्री वाइज या इंटरनेशनली वाइज ट्रेंड चल रहा हो किसी भी हवाले से, उसमें हैशटैग का बहुत ज्यादा वो रोल होता है। मैंने अक्सर यही देखे है, ट्विटर पे भी देखे और इंस्टा पे भी देखे, एफबी पे भी देखे सर। जी हैशटैग तो जी बस वो ट्रेंड बन गया ना। हैशटैग का एक्चुअली मतलब होता है कि किसी भी चीज को हाईलाइट करना। हैशटैग इज अ कीवर्ड, मतलब कि ये हैशटैग फलां, हैशटैग इमरान खान, मतलब इमरान खान को हाईलाइट कर रहे हैं। हैशटैग इज अ कीवर्ड जस्ट। तो उसमें ये है कि हम वो वाली जनरेशन है जिन्होंने हैशटैग का जन्म होते देखा है। और हैशटैग को हम समझते थे ये क्या बुला है, ये क्या मतलब कि क्या हैशटैग, हैशटैग पल्ले पड़ गए हैं। और अब हैशटैग के साथ ही हमारा वास्ता है सुबह शाम। बिल्कुल सर। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें, फिर कल इंशाल्लाह होगी जी बात। सर मैंने कब से हैंड रेज किया हुआ है, सब चुप हो तो मैं बोलूं। अब मैं भी हैंड रेज नहीं करूंगी, ऐसे ही बीच में बोलूंगी, जैसे सब बोलते हैं। गलत बात है सर, ये चांस ही नहीं हैंड रेज करके बैठे रहो बिना वजह में। हाथ दुख जाते खड़ा खड़ा करके इतनी देर से। सही बात है। चले आप पूछ लें। सर मैं सवाल भूल जाती हूँ। मैं सोचती हूँ, इतनी देर हो जाती है, फिर ये आ रहा है वो आ रहा है, मेरा क्वेश्चन फिर मैं खुद ही भूल जाती हूँ जो मुझे आपसे पूछना था। मैं आपसे सर जी ये पूछ रही थी, जो वर्डप्रेस पर हमने वेबसाइट बनाई है, उसे भी हम क्या गूगल कंसोल में ऐड कर सकते हैं? और अगर उसको नहीं सर्च किया जाए तो वो सर्च होगी कि नहीं? नहीं, वो नहीं गूगल कंसोल में ऐड होगी, ना ही सर्च होगी। क्यों सर, तो ये तो गलत बात है। वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। गूगल कंसोल में वही ऐड होगी जो आपने होस्ट की हुई होगी। अच्छा, तो सर जी वो तो मेरी लॉगिन भी नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँ? लॉगिन तो मैंने लास्ट टाइम आपको करनी बताई थी, तो फिर नहीं हो रही। सर आपने बताई थी ना, तो हो नहीं रही। मैंने इतनी बार ट्राई किया, नहीं हो रहा। अच्छा चले, एक दफा वीडियो देख के दोबारा वैसे ही ट्राई करके देखिए, अगर ना हो तो फिर बताइएगा, उसका कुछ करते हैं फिर। और सर एक बात और थी जी सर, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया था ना व्हाट्सएप पे, तो जी सर ये इश्यू आ रहा है कि सर जो आप यानी फाइल की कॉपी पे जो मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो फिर उसका लिंक जो है वो ब्लू नहीं होता और वो सेंड भी नहीं होता फिर। लिंक ब्लू नहीं होता, फिर सेंड भी नहीं होता। जी सर। और सर मैं अगर अलग से कोई फाइल बनाती हूँ तो वो सेंड भी हो जाती है। मैंने गूगल डॉक से बनाई थी, आपको सेंड भी की थी, तो हो गई थी। लेकिन जो आप कॉपी भेजते हैं, उसको एडिटिंग करो तो फिर वो सेंड नहीं होता। ये क्यों हो रहा है आखिर प्रॉब्लम? पता नहीं जी, उसमें कोई ऑप्शन कोई होगी एडिटिंग की, इनेबल नहीं की होगी, कोई मसला होगा। खैर कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ ये फॉलो करना है कि ऊपर से जो भी है उसको कॉपी पेस्ट करके सेम शीट एक्सेल ऑनलाइन बना लें, कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक पैटर्न देखना ना, आपने खुद से कॉलम के नाम रख लें जी सबके। सर इनेबल एडिटिंग मैंने इसको किया था, फिर भी नहीं हुआ। जी मे बी फाइल की वो एक्सटेंशन कई दफ़ा ऑफिस आपके पास और इंस्टॉल होता है, एक्सटेंशन का इशू होता है कई दफ़ा, वो फिर सेव नहीं होती ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। सर मेरे पास 2010 का एमएस ऑफिस है, किस वजह से प्रॉब्लम है? ये भी हाँ जी होता है प्रॉब्लम ऑफिस, क्योंकि डिफरेंट ऑफिस से फाइल हो तो वो भी प्रॉब्लम करती हैं कई दफ़ा, सर फिर ये इशू वो लग रहा सेव है नहीं। मुझे।
हाँ जी, ये आप नई फाइल जनरेट करके बस वो कॉलम कॉपी पेस्ट करके उसमें कर लें तो वो हो जाएगा इशू सॉल्व। आपका नई फाइल बना लें अपने ऑफिस में। ठीक है जी, सब लोग जी आफ्ताब भाई कुछ कहना आपने? सर मैंने ये कहना था कि अगर वो फाइल आप जो है ना पुराने वर्जन में सेव कर दें तो इजी हो जाएगा। मैं पुराने में कर दूं? जब सेव एज करेंगे ना तो उसमें ऑप्शन आती है। हाँ जी, ऑप्शन तो आती हैं उसमें सारी, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। वो सिर्फ फाइल के ऊपर 3 तो कॉलम के नाम है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक ठीक सर, ठीक, थैंक यू। सर कर दे जी। फिर आप सर, मेरे लिए तो है बिग इशू, मेरा सारा काम हो जाता है फिर वो सेंड नहीं होता, फिर मुझे गुस्सा आता है। चलें आपको सेंड कर दें। वालेकुम सलाम जी। सर जी असल में ये इसलिए नहीं हो रहा है कि वो जो है इनका वर्जन वो पुराना है और अब वो उन्होंने वो पेड में कर दिया है। हाँ जी, वर्जन का इशू मैंने बताया इनको जी, वर्जन का इशू है, पुराने की वजह से नहीं हो रहा इनका। तो सर फिर खैर वर्जन वो अपडेट कैसे करें? वर्जन नया ऑफिस करना पड़ेगा ना आपको, लेटेस्ट। अच्छा सर, लेटेस्ट कौन सा है? लेटेस्ट तो काफ़ी सारे आए हुए हैं, 360 कर लें। 360। ठीक है जी, ठीक है जी फिर। सर एक बात और, आखिरी बात सर, अब बता जी। दें हैंड रेस करना है या बीच में खुद ही बोलना है, ताकि फिर मैं अपने क्वेश्चंस ना भूलूं। हाँ जी सब ये कल फैसला हाँ, करेंगे सर। जी, हैंड रेज करने वाला असूल बनाते हैं जी कल से। सही जी बात है अमीनुल सर। हक साहब ने जी, हैंड जी। रेज किया हुआ जी, इनकी बात सुन लेते हैं। सर एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर किसी के क्वेश्चन होते हैं और वो भूल रहे होते हैं तो आप अपने साथ नोट कर लिया करें और हैंड रेस करके फिर बारी बारी बंदा एक जी क्वेश्चन ये कर लिख के भेज दिया करें चैट में ना, चैट में भी क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं तो वो मैं पढ़ के भी आपको जवाब दे दूंगा। सर चैट में बातों का मिस हो जाते हैं मोस्टली। और सर सेकंडली ये है कि कल क्लास होगी या मंडे को होगी सर? फ्राइडे को होती है जी क्लास, कल होगी इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें। सर अल्लाह हाफ़िज़। मैं ये कहना चाहता था कि मतलब जैसे ही लेक्चर एंड हो ना, उसके एंड पे ही मतलब 20 मिनट की क्लास सिर्फ क्वेश्चन के लिए अगर रखे ना, पहले पहले हम जल्दी जल्दी क्लास को वो कर ले, लर्न करने, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर का जब सिलसिला होगा तो फिर वो इजीली होगा हमारे लिए। जी ऐसे करते हैं जी कल से इंशाल्लाह। सर आज कुछ भी भी हो वैसे जाएगा, क्लास लेकिन पढ़ा सब के बीच हमने में एंड पे लास्ट में किए हैं बोल क्वेश्चन। लेंगे। ठीक है जी, फिर कल मुलाकात होती है जी फिर। ठीक है अल्लाह सर, हाफिज। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम यू आर सर। वेलकम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज सर।